हेलो 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 देखिए भाई, आपका पीसी में ये 92 तक पढ़ाया गया था। जो नए लोग हैं आपका पढ़ा दिया जाए 93 से चलेगा, यानी कि जनरल एक्सेप्शन चल रहा है। इधर क्वेश्चन आपका 93 से भी बनता है। अभी लिखवाना भी है ना, 2-4 कहाँ तक लिखवाया गया था देखिए। तो आपका 87 हो गया था, 88 भी हो गया था, 89 लिख लीजिए 5 लाइन। इसके काम में लिखवाया गया था 89 5 मिनट लिखवा के तब आगे बढ़ा जाएगा। 89 लिखिए भाई। 89 के धारा 89 के तहत, धारा 89 के तहत लिखिए जो पूछा जाता है। धारा 89 के तहत यदि कोई उन्मत्त व्यक्ति है, मैंने अनसाउंड माइंड, यदि कोई उन्मत्त व्यक्ति है यानी कि अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल ना तो लिख लीजिए कोर्ट में। भाई पागल कहना नहीं है, पागल कहा जाता है नहीं। तो उन्मत्त व्यक्ति है या 12 वर्ष से कम का शिशु है, यही एज पूछी जाती है। या 12 वर्ष से कम का शिशु है तो उसके फायदे के लिए तो उसके फायदे के लिए संरक्षक द्वारा उसके शारीरिक फायदे नहीं, उसके शारीरिक फायदे के लिए संरक्षक द्वारा, गार्जियन द्वारा, स्वयं संरक्षक द्वारा या संरक्षक की सहमति से, या संरक्षक की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा सकता है। संरक्षक द्वारा या संरक्षक की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा सकता है। यहाँ आपका कुछ उदाहरण भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको यहाँ लिखवाया नहीं जा रहा है। किताब में कुछ एलेक्टेशन दिए गए हैं कि कब 89 अप्लाई होगी और कब नहीं होगी। तो घर पर बताया गया, तो भाई घर पर उदाहरण जो पूछा जाता है उसको तैयार रखना है। दृष्टांत कुछ दिए गए। इसके बाद लिखिए धारा 90। यहाँ से भी प्री में एक क्वेश्चन बन जाता है अमूमन। धारा 90 लिखिए। लिखिए इस धारा में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, इस धारा में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके तहत दी गई सम्मति, जिसके तहत दी गई सम्मति वैध सम्मति नहीं मानी जाएगी, जिसके तहत दी गई सम्मति वैध सम्मति नहीं मानी जाएगी। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अवैध सम्मत के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा कि धारा में वैध नहीं मानी जाएगी तो क्या मानी जाएगी। अब
तो यानी कि अगर धारा 90 से सम्मत कम आपका को माने आ जाती है धारा 90 में, तो वह स्वतंत्र सम्मत या स्वैच्छिक सम्मति नहीं मानी जाएगी। और इसको कोरिलेट करके बताया गया था आपका कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा 14 की संविदा के लिए किसी पक्षकार की सम्मति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तो इसी प्रकार आपराधिक मामलों में कब सम्मति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है, 90 में। और 90 वाली सम्मत से कार्य भी करते हैं तो आपका बचाव नहीं मिलेगा अभियुक्त को। लिखिए, यदि सम्मति खंडवाइज बना लीजिएगा, यदि सम्मति थर्ड सेकेंड थर्ड बना लीजिए, सही रहेगा। यदि सम्मति क्षति का भय दिखाकर 1-2 करके लिख लीजिए, सही रहेगा। फर्स्ट, क्षति का भय दिखाकर पाई गई हो। सेकंड लिखिए, तथ्य का भ्रम दिखाकर पाई गई हो। तथ्य का भ्रम इसको बताया गया था लारी पाप देकर। तथ्य का भ्रम दिखाकर पाई गई हो। थर्ड लिखिए, यदि सम्मति चित्त विकृत व्यक्ति ने दी हो। अनसाउंड माइंड पर्सन, चित्त विकृत व्यक्ति, कोर्ट में लिख लीजिएगा उन्मत्त, उन्मत्त कहा जाता है। अनसाउंड पर्सन या उन्मत्त, उन्मत्त भी कहा जाता है। चित्त विकृत व्यक्ति तब भी बात नहीं है। अगला लिखिए, यदि सम्मति मत व्यक्ति द्वारा, मत यानी कि नशे में, जो व्यक्ति किसमें है, नशे में। लिखिए, यदि सम्मति मत व्यक्ति द्वारा दी गई हो। मत व्यक्ति ना आए तो कोर्ट में लिखिए नशे में जो व्यक्ति हो। इसके बाद लिखिए, यदि सम्मति 12 वर्ष से कम आयु के शिष्य द्वारा दी गई हो। यदि सम्मति 12 वर्ष से कम आयु के शिष्य द्वारा दी गई हो, मैंने अगर इन लोगों की सम्मत पाई गई है या इस प्रकार से, तो सम्मत अभियुक्त को कोई बचाव नहीं देगी। अर्थात जो अभियुक्त 87 में कह रहा था वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि हमने इनसे इनकी सम्मत से कार्य किया है। अगर धारा 90 में आ जाए प्रभावित रहे सम्मत, तो अभियुक्त को वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया कोई बचाव नहीं दे। अब क्वेश्चन का मॉडल जो अच्छा बनता है वो देखा जाए। देखिए भाई, कौन सी सम्मति वैध सम्मति धारा 90 के तहत नहीं मानी जाएगी। नहीं वाला क्वेश्चन ज्यादा देखना है। नहीं मानी जाएगी तो अब आइए नहीं वाले में आपको सतर्क रहना है। एज में वाले देखा जाए। यदि सम्मति 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति द्वारा दी गई हो। यदि सम्मति 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति द्वारा दी गई हो। यदि सम्मति 12 वर्ष के व्यक्ति द्वारा दी गई हो। और यदि सम्मति 12 वर्ष से कम के शिशु यानी कि व्यक्ति द्वारा दी गई। बताइए किसकी सम्मति वैलिड सम्मति नहीं मानी जाएगी। 12 वर्ष की 12 वर्ष से कम, यही पॉइंट पकड़ना है, यानी पॉइंट पकड़ना है। दूसरा देखिए, इस व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति वैध धारा 90 में मानी जाए। पहला दे दिया, अगर तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है तो ये भी वैध नहीं है। दूसरा दे दिया, क्षति का भय दिखाया गया है, ये भी वैध नहीं। तीसरा पॉइंट एज ही आपको ज्यादा याद रखना है। तीसरा पॉइंट दे देगा 12 वर्ष या 12 वर्ष के शिष्य द्वारा दी गई सम्मति
और चौथा दे देगा आपका कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सम्मत। तो कौन वैध होगी? जो 12 वर्ष के बच्चे द्वारा क्या दी जा रही है। और कौन अवैध होगी? जो 12 वर्ष से कितना बच्चा। ये जरूर याद रखिए भाई, मॉडल और भी बनता है, आप मैंने साल पेपर भी आईपीसी का दोहराते रहिए। अगला देखिए 91 लिखते 90 रुपए 91 धारा लिखते भाई, तब आपका धारा 91 में लिखिए। धारा 91 हेडिंग डालिए, ऐसे कार्यों का अपवर्जन। लिखिए ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान में नुकसान, अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है, स्वतः अपराध है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लिखिए पढ़ा जाता है, लिखिए इसको। इस धारा के तहत, इस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, इस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो सम्मत से किए जाएं या बिना सम्मत के, जो सम्मत से किए जाएं या बिना सम्मत के, या सम्मत देने वाले को कोई अपहानि न हो। बहुत महत्वपूर्ण ये भी धारा है। या सम्मत देने वाले को कोई अपहानि न हो, फिर भी अभियुक्त दंड का भागी होगा, फिर भी अभियुक्त दंड का भागी होगा, क्योंकि ऐसे कार्यों को कानून स्वतः अपराध मानता है। क्योंकि ऐसे कार्यों को कानून स्वतः अपराध मानता है, स्वतः अपराध मानता है। उदाहरण लिखे, वही उदाहरण पूछा जाता है। गर्भपात कारित करना, गर्भपात कोर्ट में लिख दिया जाएगा। स्त्री के जीवन को बचाने के सिवाय, कोर्ट में जरूर लिखे, स्त्री को जीवन के बचाने के लिए तब दंड नहीं मिलेगा। स्त्री के जीवन को बचाने के सिवाय कोर्ट में लिखना है। दूसरा लिखिए पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपता। दूसरा अपराध है पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपता। तीसरा लिखिए बाइगेमी या दुर्विवाह। ये ज्यादा पूछा जाता है। बाइगेमी, भाई समझाया गया था इसको पिछले क्लास में। बाइगेमी या दुर्विवाह। अगला लिखिए किडनैपिंग। किडनैपिंग यानी कि लड़का 16 से कम और लड़की 18 से कम, चाहे उसकी सम्मत से करिए अपराध या बिना सम्मत के, ये स्वतः अपराध है। और आपका कह सकते हैं कोई सम्मत बचाव नहीं दे, तो किडनैपिंग या व्यापार इत्यादि इत्यादि। जाइए धारा 92, धारा 92 लिखिए, हेडिंग डालिए भाई।
धारा 92 भी समझा दिया गया था, इसको लिखवाना है तो लिखिए। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। गुड फेथ, बस एक लाइन दो लाइन इसमें लिखना है, पूरा नहीं पढ़ा जाता। और कुछ एग्जाम तो भाई किताब में दिया ही गया है, वहां से भी अलग से पढ़ेंगे। बस एक लाइन जानना है कि सम्मति के बारे में सबसे सशक्त धारा कौन है, मजबूत धारा मान लो। और दूसरा, आपातकाल से निपटने के लिए सम्मति के बिना भी कार्य किया जा सकता है, ये कौन सी धारा अनुज्ञा देती है? तो 90। ठीक है, सम्मति से संबंधित मामलों में दो ही पॉइंट बनाना है। सम्मति से संबंधित मामलों में धारा 92 सबसे सशक्त धारा है। इसी को कोरिलेट करके ये पूछा जाता है, अभी शुरू भी किया जाएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में सबसे सशक्त धारा, मजबूत धारा कौन सी है? तो वह 106 मारना है। कौन सी बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी निर्दोष को भी मारकर आप अपने को कुछ दशाओं में बचा सकते हैं, सबसे मजबूत। तो सम्मति के मामले में सबसे सशक्त धारा कौन है? 92। अगला लिखिए, यह धारा आपातिक स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई है। यह धारा आपातिक स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई है। निपटने के लिए बनाई गई है तथा सम्मति के बिना ही कार्य किया जाता है। माने कंडीशन ऐसी है कि सम्मति लेना संभव नहीं, सम्मति के बिना ही क्या किया जाता है कार्य। एक उदाहरण देख लिया जाए लास्ट में, भाई इसको सब आपका लेक्चर शुरू करना है 93 से। मान लीजिए कि एक फ्लैट बिल्डिंग है, आग लग गई है और दो लोग एक छोटे बच्चे को लेकर 5वीं मंजिल पर फंसे हुए। अब बच्चे को सीढ़ी से उतारा नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं है, तो नीचे 4 लोग चादर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे को वहां से फेंकिए, हम लोग चादर ताने हैं और चादर में बच्चा आएगा, बच जाए। अब बच्चे की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ उसकी सम्मति या उसके माता पिता की सम्मति ली जाए, क्योंकि सम्मति लेते लेते इतना देर हो जाएगी, जब क्या हो जाएगा, माने मर भी जाएगा बच्चा। तो दोनों लोगों ने बच्चे को निशाना बनाकर नीचे फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा चादर में न गिरकर कहाँ गिर गया? नीचे। तो किसी ने कोई अपराध नहीं किया, तो कैसे, कौन सी स्थिति आ गई है? इमरजेंसी। और इमरजेंसी जब आ जाती है तो तमाम चीजें बदल जाती हैं। और अभी एक महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, आपका 1975 के इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि हमारे घर के लोगों को प्रताड़ित किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, तो हमें मुआवजा दिलवाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर 45 साल बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो मूल अधिकारों के लिए क्या कोई समय निर्धारित है? नहीं। लिमिटेशन एक्ट लागू होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन बहुत अब न्यायालय क्या जो करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन याचिका दायर की है तो फिर आपातकाल से जोड़ लेना है भाई आपका।
देखिए आपातकाल से हल्का सा संविधान में बता दें, तब फिर आगे चलते हैं। भारत में कितने आपात की कल्पना की गई है, कितने प्रकार की? कौन कौन अनुच्छेद? 352, 356 और 300। कौन सा आपात कल तक नहीं लगा? 360। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन ये आपका फंसाएगा। तो राष्ट्रीय आपात या आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ? और यही बार बार पूछा जाता है 352 के तहत, 356, 360। तो नेशनल इमरजेंसी तीनों को नहीं कहा जाता। अगर ये पूछे कि आपात की उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत, तो जो नए खिलाड़ी हैं आपका उपर्युक्त सभी मार्क कर आते हैं। मैं बता दूं, कोई जल्दी बताता ही नहीं तो भाई उपर्युक्त क्या मार्क कर आते हैं, लेकिन सतर्क रहे, उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब कि इसके तहत अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। तो हम आप तुरंत आपको दिमाग लगाना चाहिए कि ये भी तो आपात है, तो उसी को सर क्यों बता रहे हैं कि इसका जाएगा 366 में परिभाषा अनुच्छेद। एक बार देख लीजिए इतना याद, मैं देखिए याद रहता है, लेकिन 100% याद रखना हमारे बस की बात नहीं। देखिए 18 देखिए भाई आपका 366 के खंड 18 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे और यही बताया गया है आपात की उद्घोषणा मतलब अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। ऐसे मन से अपने आप नहीं बता रहे हैं कि मन से बता रहे हैं। यही तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है अपने विवेक से, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर और मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। इनमें से कोई बताइए किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह। ये यही पॉइंट तो बताया जा रहा है भाई। मंत्रिमंडल की आपातकाल भी जल्दी बताया जाएगा। निर्वाचन हो जाए तो सोच रहे आपातकाल ही बताया जाए, क्योंकि लोग बता नहीं पा रहे हैं भाई। बिहार के लिए तैयार रखिए, अभी आप लोग दे दिए हैं, कम से कम ये सब तो आना चाहिए। सब टेक्निकल क्वेश्चन है, यही जो 2-4 क्वेश्चन है यही आपको आगे बढ़ाएंगे। और पढ़ने के लिए तो सब पढ़ रहे हैं, कोई ये थोड़े कि बैठा पढ़ने के लिए सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 1-2 शब्द हैं वही आपको क्या करेंगे। जैसे कि 395 कई JRF निकालने वाले भी ध्वस्त हो गए, चकरा गए थे, लेकिन यहाँ लगातार बताया जा रहा था इन्हें कौन सा अनुच्छेद 395 और आ ही गया बिहार में। भाई 2-3 क्वेश्चन से तो ऊपर नीचे होता है, और क्या भाई? या तो एकदम नीचे हो तो बाहर हो गए, या एकदम ऊपर है कुछ लोग 100 लोग वो अंदर हो गए। लेकिन जो आपका 400-500 लोग रहते हैं वो 2-4 क्वेश्चन में ही क्या करते हैं, हेराते हैं। तो वही 2-3 क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आप यहाँ आए। कोई पौधों बोने और प्याज छीलने के लिए नहीं समय गंवा रहे। तो सतर्क रहिए और प्रयास करना है कि रोज हमको टेक्निकल क्वेश्चन आए जो अन्य लोग नहीं जानते। ये सही बात है भाई, जो भी सूचनाएं आ रही हैं लोग बता रहे हैं, दूसरे कोचिंग वाले 125, 130, 135 से ऊपर ही नहीं बढ़े। यानी 100 में 3-4 लड़के ऐसे हैं दूसरे कोचिंग के जो बिहार में आपका ज्यादा किए हैं, नहीं तो 130, 135 पर लटक गए। क्यों भाई? आपका ये भी सही, मैंने कई लोग फोन किए कि हमारा इतना ही रह गया, इतना। और भाई वो अलग बात है, ऑनलाइन पे एडमिशन कुछ लोग अब ले लिए हैं डर के मारे कि SEO में लटक जाए। तो ऑनलाइन पे ऑफलाइन से ज्यादा एडमिशन ऑनलाइन इस समय होगा, मैं बता दूं। और कल से भाई आपका ऑनलाइन चलेगा क्लास 11 बजे से 1 बजे तक, अभी 2 ही चलेगा और शाम वाला रिकॉर्डेड ही जाएगा। आगे देखिए 352, 366 के खंड 18 से
निर्वाचन आयोग के बाद हम इमरजेंसी बता देते हैं, सही रहेगा। इसके बाद आइए फिर बैठ को ये भाई आपका आईपीसी की धारा 92 से हम कोरिलेट कर रहे थे। आपात की उद्घोषणा संविधान में भी होती है। एक क्वेश्चन और संविधान का आपका बचा है, उसको भी बता दें तब बैठ को आ जाए 93 पर। कैबिनेट शब्द या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? आजकल ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, पता नहीं तो किसमें? अनुच्छेद 352 कैबिनेट एक शब्द केवल एक जगह हुआ है, किसमें? मंत्रिमंडल या कैबिनेट। अनुच्छेद 352 और कहीं कैबिनेट का उल्लेख नहीं है और एक जगह मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इंटरव्यू कर। आगे बढ़िए 93 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है और यूपीजे और एपीओ दोनों में आ चुका है भाई। देखिए सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, तो पहले तो कुछ हम संसूचनाएं देखें तब तो आपका और चीजें बताई जाए। देखिए कम्युनिकेशन, पहले संसूचना समझिए तब आपका संसूचना दिलवाया जाएगा। संसूचना का मतलब होता है कम्युनिकेशन देना, संसूचना देना, जानकारी देना। तो जानकारी आपका जब भी दिलवाइए तो कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनको प्रकट नहीं किया जा सकता, तो एविडेंस की धारा 121 से लेकर 132 तक में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रकट करने से गवाह क्या कर सकता है इनका, इसको प्रिविलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिविलेज। इस कम्युनिकेशन याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ तक? 121 से लेकर कहाँ तक? 132, यानी कि 7 से अधिनियम पहले बता रहे। फिर आपका संसूचना जो आएगी वह संविदा अधिनियम में आती है कि कम्युनिकेशन या संसूचना कब संपूर्ण होती है, तो कब संपूर्ण होती है और बिहार ने जाकर आखिर बना ही दिया कि प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब संपूर्ण होती है? जब वह प्रस्थापक से क्या आ जाए, नाले। और ज्यादा लोग गलत करते हैं, इसमें सब है। कोई बताता है नहीं, हमको कॉन्टेक्ट बताते समय हमें लगता है इस बार धारा 3 से लेकर 9 बताने में 4-5 दिन सुबह वाले पीरियड में लगते हैं, क्योंकि इतना कठिन है कि वास्तव में वो समझाने के लिए एक उदाहरण से समझाया गया बिना धारा के, दूसरे दिन धारा से, फिर तीसरे दिन डिटेल में, यानी कि 4 से 5 दिन तक 3 से 9 ही पढ़ाने में लग गया था। इस बार आपका आगे देखा जाए संविदा अधिनियम में संसूचना है, डाक में भी संसूचना है, और एक संसूचना दिलवा दिया जाए। ये दौड़ता हुआ आता है, एक औरत से कहता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, उनके दोनों पैर टूट गए। औरत को मानसिक शॉक लगता है, यानी आपका पूछा जाता है नर्वस शॉक, तंत्रिका घात होता है, तो क्या मुआवजा वसूल सकती है कि नहीं? वसूल सकती है। लेकिन सूचना दुर्भावना में दी गई हो कि सद्भावना में? दुर्भावना। आईपीसी में भी वही याद रखिए जो टाट का हमने नियम बताया। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई संसूचना देता है, जानकारी देता है, और वह जानकारी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए दिया जाए और दुर्भावना में नहीं बल्कि किसमें? गुड फेथ में या बोनाफाइड में या सद्भावना में, तीनों एक ही शब्द हैं। इंग्लिश में गुड फेथ या बोनाफाइड कहा जाता है और हिंदी में सद्भावना। सद्भावना का मतलब बता दिया जाए भाई। सद्भावना शब्द आईपीसी की धारा 52 में परिभाषित है। सम्यक सतर्कता माने उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया कार्य या ध्यान देकर किया गया कार्य। तो अगर संसूचना में ये सब बातें शामिल हैं और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच ही गया, तो संसूचना देने वाले ने कोई अपराध नहीं किया।
अब आइए देखा जाए भाई आपका ए एक डॉक्टर है, उदाहरण दिया भी गया है, बी एक मरीज है, ए डॉक्टर है। डॉक्टर साहब मरीज को बताते हैं, सद्भावना पूर्वक बताते हैं और मरीज के फायदे के लिए कि 4 से 5 दिन बाद तुम कहाँ पहुँच जाओगे, ऊपर संभावना नहीं है कि जिंदा रहोगे। और तत्पश्चात मरीज को संसूचना से शॉक लगता है और मरीज तुरंत कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर। तो क्या डॉक्टर ने अपराध किया? नहीं, लेकिन किस धारा की शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए? 93। देखिए 93, डॉक्टर ने संसूचना दी, महत्वपूर्ण यह है कि सद्भावना पूर्वक दी है कि यानी कि सतर्कता और क्या बरतते हुए। अब मरीज के फायदे के लिए तो क्या फायदा हो सकता था कि मरने से पहले जो वो रखा था खजाना, यानी कि गांव में कहा जाता है मुड़िया रखा है, मुड़िया यानी कि खजाना। जैसे कि कई लोग आजकल हैं पिता के खजाने पर क्या लगाए रहते हैं, नजर, और खजाने के लिए सपना भी आ जाता है, तो बाबा भी खजाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सभी लोग किसके चक्कर में हैं? खजाने के। तो भाई खजाना देखा जाए यानी कि जो उसके पास संपत्ति है, धन है, वह वसीयत कर सकता है, ये उसको फायदा हो सकता है कि किसको कितना धन दिया जाए जो बैंक में रखे हैं। लेकिन बचा नहीं, तुरंत क्या हो गया, मर गया, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं। लिखिए इसको, लिखिए, लिखवाते राजे भाई, समझाते भी रह जाए, क्योंकि 2-2 लाइन इधर लिखवाना है। लिखिए, निकालिए, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। लिखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई संसूचना देता है, सद्भावना पूर्वक कोई संसूचना देता है और दूसरे व्यक्ति को इससे अपहानि हो जाती है, और दूसरे व्यक्ति को इससे अपहानि हो जाती है, तब संसूचना देने वाला किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन सारी शर्तें क्या होनी चाहिए? पूर्ति। देखिए, तब संसूचना देने वाला किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। आइए धारा 94 देखा जाए। धारा 94, यहाँ से भी आपका इतना कठिन बचाव है कि कोई जल्दी लेता ही नहीं। एक लिया था वो भी ध्वस्त हो गया था और उसका भी हम बताएंगे। आइए, विवशता, मजबूरी या भयवश व्यक्ति विवश हो चुका है। विवशता कहाँ बचाव, विवशता की धारा में बचाव है तो 94 में। आइए अब देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, अगर आप एक पॉइंट पकड़े रहें तब तो भाई आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और अगर एक पॉइंट भूल जाए तो निश्चित तौर पे समस्यात्मक प्रश्न गलत करके आएंगे। यूपी एपीओ, यूपीजे और बिहार एपीओ में भी चांस रहेगा। बस एक बार पकड़े रहिए। आपका विवशता कब बचाव देगी? तो एक पॉइंट ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति विवश होकर कार्य कर रहा है उस दौरान तत्काल मृत्यु का उसे क्या होगा। तो 2 ही शब्द पकड़ना है। देखिए, ए बी को मृत्यु की धमकी देता है, शब्द पकड़िए, मृत्यु की धमकी, और ए बी को तत्काल मृत्यु की धमकी देता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
मृत्यु की धमकी यानी कि मार दिए जाओगे, चलकर ताला तोड़। और तत्काल मृत्यु की धमकी यानी कि तत्काल मार दिए जाओगे अगर तिजोरी का ताला क्या किए नहीं खोले। तो बताइए किसमें बचाव मिलेगा? 94 का तत्काल यानी कि अभी के अभी, सिंघम वाले स्टाइल में अभी के अभी याद रखिए तत्काल। तो तत्काल में आपका आगे भी बताया जाएगा 383 आपका और 390 यानी कि उद्यापन और लूट में यही तो अंतर है कि अगर तत्काल 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 सब कुछ हो तो वही एक्सटॉर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? राबरी। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, इस पर मैक्सिम भी बनती है क्योंकि मैक्सिम भी बिहार को बनाया है और कोई मैक्सिम किसी भी धारा की छोड़नी नहीं है, ये भी याद रखिए। 94 और 95 की मैक्सिम पिछली बार यूपीजे में आई थी और 94 की मैक्सिम अभी नहीं आई है। 94 की हम लिखवाएंगे, पहले अब समझिए दोनों धाराएं। आपका 94 इस देखिए 94 का थोड़ा भूमिका मान के चला जाए। आपका आपराधिक मामलों का सिद्धांत है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिद्ध, अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन या इरादा न। अभी झारखंड में पूछा भी गया था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है? दो चीजें आवश्यक हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रिया मतलब आपराधिक कार्य और मेंस रिया यानी कि आपका दुराशय, मानसिक आशय यानी कि। और एक तो कोचिंग के इतने बदमाश थे कि ये भी गलत करके आ गए। वो अलग बात है कि हो गया, हुआ में रिजल्ट आया, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा ये ना जानिए कि आप मैंने सफल हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन की गलतियां क्षम्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन से क्या कर देते हैं बाहर। अब आया इसी से एक और मैक्सिम निकलते हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। लिखवा देंगे मैक्सिम यानी कि अगर मैं जिस कार्य को मैं किया हूँ उस कार्य को करने की मेरी इच्छा नहीं थी और मुझे भयभीत कराकर वह कार्य करा दिया गया तो वह कार्य मेरा नहीं है, अतः मुझे बचाव दिया जाए। तो धारा 94 का सिद्धांत ही यही है, इसी मैक्सिम पर आधारित है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। लेकिन धारा 94 की शुरुआत ही एक्सेप्शन से होती है, अर्थात व्यवस्था दो मामलों में आपको बचाव नहीं देगी। तो फिर क्वेश्चन आया कि वो दो अपवाद कौन है जहां से शुरुआत होती है धारा 94 की। तो धारा 94 ये कहती है पहला अपवाद कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितना ही विवश क्यों न हो, स्टेट या राज्य के विरुद्ध ऐसा कार्य न करे जिसमें दंड क्या हो? मृत्यु दंड। कौन सा दंड हो? मृत्यु दंड। और दूसरी बात यह है कि आप चाहे कितना ही विवश हो किसी की क्या न करिए, हत्या। अब दोनों सिद्धांत देखिए। इसका मतलब यह है कि धारा 94 में जो व्यवस्था विवश हो गया, मजबूर हो गया है, व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसमें दो ऐसी कंडीशन है जहां व्यक्ति भले भयभीत किया गया हो, अगर वह भयवश भी कार्य करता है तो कानून उसे कोई बचाव नहीं दे। पहला कौन सा है जिसमें बचाव नहीं मिलेगा 94 का? तो राज्य के विरुद्ध ऐसा अपराध जिसमें सजा क्या हो? मृत्यु। कम से कम पुराने लोग तो भाई दिमाग लगाएं कि राज्य के विरुद्ध कौन से अपराध हैं जिसमें फांसी की सजा है। तो दो ही तो अपराध हैं, कौन कौन? एक आपका 121 भारत सरकार के खिलाफ क्या करना? युद्ध इत्यादि करना। और एक 132 सैनिकों को उकसाइए
जैसे कि लोग पप्पू को उकसाते हैं कि चढ़ जाओ झाड़ पर, अब नहीं चढ़ोगे पेड़ पर तो कब चढ़ोगे, भले पप्पू गिर जाए। तो उसी प्रकार आपका उकसा दिया, यानी कि आपका जो सैनिक है उनको उकसा दीजिए, मैंने दुष्प्रेरण कर दीजिए। क्या दुष्प्रेरण कि तुम सरकार के खिलाफ क्या कर दो, विद्रोह। और यदि सैनिक विद्रोह कर दिए तो बहुत कड़ा नियम है, मंगल पांडे वाला जमाना के आज भी है। अगर सैनिक विद्रोह कर दिए तो ऐसे उकसाने वाले को, उकसाने न कहिए लीगल भाषा में, ऐसे दुष्प्रेरणकर्ता को मृत्यु दंड दिया जाए। यानी कि 2 धाराओं में मृत्यु दंड का प्रावधान। अर्थात पहला अपवाद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन और राज्य के जीवन में, राज्य की रक्षा में चुनाव करना हो तो अपना जीवन वह निछावर कर दे, लेकिन राज्य पर आंच न आए, क्योंकि देश रहेगा तभी आप रहेंगे, और जब देश ही नहीं रहेगा तब कहाँ आप रहेंगे, ये नियम है। और अरस्तु से लेकर तमाम लोगों ने यही कहा कि अगर किसी, मैंने आपका प्लेटो ने भी कहा था, जो जहर पी लिया अलग बात है भाई, आपका अरस्तु ने पिया था, सुकरात ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य की विधि पसंद नहीं है तो उसका 2 उसके पास विकल्प है, या तो वह राज्य छोड़कर चला जाए या राज्य में ही रहकर और उस विधि में सुधार की मांग करे। और आपका सुकरात भागा नहीं, वहीं रह के और विधि का विरोध किया और मांग किया सुधार का, तो सुधार की मांग किया तो सरकार ने उसे जहर का प्याला दे दिया, और क्या हुआ देख ही रहे, बात भी है। आप अभी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय है कल ही परसों कि अगर भाजपा के खिलाफ बोला जाए या नीतियों के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं कि राजद्रोह लगा दीजिए। नीतियों के खिलाफ बोलना, नीतियों की आलोचना करना जनता का हक है, और इसमें राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता। अभी कल ही परसों आया है। अगला देखिए आपका, इसका मतलब पहला पॉइंट ये होगा कि राज्य को भी अपनी सुरक्षा करने का हक है, और अगर किसी व्यक्ति को अपने लाख दिवस हो गए, लाख बार भेद किया गया हो, अगर अपने जीवन और दूसरे, अगर राज्य के जीवन में चुनाव करनी है, यानी कि अपनी रक्षा और किसकी रक्षा, राज्य की, तो वह अपना जीवन दे दे लेकिन राज्य को बचा ले। अगर वो नहीं करता तो ऐसी दशा में व्यवस्था उसे कोई बचाव नहीं देगी, और दूसरा भी नहीं देगी। कब? इस मामले में हत्या, यानी कि कोई व्यक्ति लाख विवश क्यों न हो, वह किसी अन्य की हत्या न करे। यानी कि कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन और दूसरे के जीवन में चुनाव करना हो तो अपना जीवन त्याग दे, लेकिन दूसरे का जीवन। उदाहरण देखिए भाई, आपका राज्य में आइए, राज्य पर तो बता दिया, इसी पर देखिए, ए बी के सिर पर पिस्टल तान दिया है और ये कहता है कि तुम सी को जान से मार दो, अगर नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जान से मार दूंगा। तो बी के ऊपर तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया है। अब कानून क्या कहता है, बी को यहाँ चुनाव करना है, या तो अपने जीवन को समाप्त कर दे, यानी ऐसे, या सी को मार कर अपने जीवन को क्या करे, बचा। तो कानून ये कहता है कि लाख भी विवश हो, किसी का मर्डर न करे, यानी कि अपना जीवन दे दे लेकिन दूसरे का जीवन न दे। अगर भी अपने जीवन को इस कंडीशन में बचाने के लिए सी की हत्या कर देता है तो 94 यानी कि व्यवस्था बी को कोई बचाव नहीं दे। तो कितने अपवाद हो गए? अब आगे नियम आगे। अन्य मामलों में, इसके अलावा अन्य मामलों में व्यवस्था बचाव देगी। कब देगी बचाव? जब तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया हो और कार्य करते समय तत्काल मृत्यु का भय, बताइए हो,
इसके बाद आपको जो देखना है कि विवशता बचाव देगी, लेकिन कब देगी वह कंडीशन बहुत कठिन है। फिर एक देखना है, विवशता तब बचाव देगी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया हो, और वह जब कार्य कर रहा है उस समय तत्काल मृत्यु का भय विद्यमान होना चाहिए। पहले नहीं, बाद में नहीं, कब हो? तत्काल मृत्यु का भय। और इसी पर समस्यात्मक प्रश्न बनता है। देखिए, एक लोहार को डकैतों ने पकड़ लिया, उसे मृत्यु का भय दिखाया कि चलो ताला तोड़ो तिजोरी का, और मृत्यु का भय दिखाने के कारण लोहार विवश हो गया, ताला तोड़ा, बचाव मिलेगा कि नहीं? तो सतर्क रहे, मैं क्या बता रहा हूँ, मृत्यु का भय मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, यही तो पकड़ना पाए। लेकिन यही एक शब्द रहेगा, तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया, और ताला तोड़ते समय मृत्यु का भय क्या था? विद्यमान, तब मिलेगा। फिर एक बार समझिए इसको, भाई यही गलती होगी। फिर एक बार इसको समझिए, यही उदाहरण भी पूछा जाता है लोहार वाला। एक डकैतों का एक ग्रुप एक लोहार को पकड़ लेता है और मृत्यु का भय दिखाता है और कहता है कि तुम इस तिजोरी या मकान का ताला तोड़ो। लोहार ताला तोड़ देता है। लोहार को बचाव 94 देगी कि नहीं? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि केवल मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मृत्यु का भय तात्कालिक होना चाहिए। तो तुरंत या तात्कालिक, यानी कि अगर एक शब्द को पकड़े रहिए, अगर तत्काल मृत्यु का भय रहे आपका दृष्टांत में, तब 94 का बचाव दिलवाइएगा, अन्यथा किसी भी मामले में न दिलवाइए। और दो मामलों में तो तत्काल मृत्यु का भय भी बचाव नहीं देगा। कौन कौन? राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जिसमें क्या दंड हो, फांसी की, और किसी की हत्या, इसमें तत्काल मृत्यु का भय भी बचाव नहीं देगा। अब अगला जो यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इतना कठिन बचाव है कि कोई लेता ही नहीं, लेकिन एक लिया था, भले आपको याद न हो, वही बारेंद्र कुमार घोष। कौन लिया था? तो क्वेश्चन बनता है भाई, BHULL में बना था। देखिए, एक केस बारेंद्र कुमार घोष, देखिए इसको कुमार घोष का केस है, वर्सेस इम्परर का जज का नाम पूछा जाता है लॉर्ड समनर या सुमनर। कहीं समनर भी देता है तो समनर ज्यादा देता है, कहीं सुमनर भी लिख देता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें।